नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राज्यसभा चुनावों को लेकर न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में जो घटनाक्रम चल रहा था और आज उसका पटाक्षेप हो जाएगा। जी हां, आज यानी कि 19 जून को राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। राज्यसभा चुनाव का बिगुल बजा तो सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। विधायकों की जोड़ तोड़, पार्टियों के बीच शह और मात का खेल कई दिन तक चलता रहा और ऐसे में अब 8 राज्यों में राज्यसभा की 19 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के चेहरे दांव पर लगे हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही 2-2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि गुजरात की अगर बात करें तो वहां 4 सीटों पर 5 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस के 2 नेता चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में भी राज्यसभा की 3 सीटें हैं और यहां पर भी 4 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही 2-2 उम्मीदवार उतारे। झारखंड की अगर बात करें तो वहां पर राज्यसभा की 2 सीटों पर 3 उम्मीदवारों की साख दांव पर है। जेएमएम, बीजेपी और कांग्रेस तीनों पार्टियों ने एक-एक उम्मीदवार मैदान में उतारा है। आंध्र प्रदेश में 4 सीटें हैं और 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्वोत्तर की ओर अगर चले तो वहां पर मणिपुर, मेघालय और मिजोरम की एक-एक राज्यसभा सीटों पर भी आज चुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि राज्यसभा की 19 सीटों के लिए 8 राज्यों में आज मतदान लगातार जारी है और जिन राज्यों में वोटिंग होनी है उनमें आंध्र प्रदेश और गुजरात में 4-4 सीटें, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 3 सीटें, झारखंड में 2, जबकि मिजोरम और मेघालय में 1-1 सीटों पर मतदान होना है। अरुणाचल में 1 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं और इन चुनावों के नतीजे शाम को 5 बजे तक आएंगे। आपको बता दें कि गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। कर्नाटक की 4, तेलंगाना की 2, अरुणाचल की 1 सीट पर विजेता लगभग तय है, पर आज के 19 सीटों में 8 पर जबरदस्त टक्कर होने की उम्मीद है और इन 19 सीटों में बीजेपी की लगभग 7 सीटों पर जीत तय है। राज्यसभा में बहुमत से दूर बीजेपी के ये नंबर इन चुनावों के बाद ऊपरी सदन में दोगुने होने की उम्मीद है और इस समय राज्यसभा में अगर हम बात करें तो बीजेपी के 75 सांसद हैं, जबकि कांग्रेस के 39। चुनाव के बाद बीजेपी के नंबर बढ़ने तय हैं। पहले राज्यसभा के 55 सीटों पर 26 मार्च को वोटिंग होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे टाल दिया गया था। 55 में से 37 कैंडिडेट निर्विरोध चुन लिए गए थे। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर 2 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस आसानी से जीत पाएंगे, लेकिन पेच जो फंसा हुआ है वो तीसरी सीट पर फंसा है। कांग्रेस से बीजेपी में आए महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य के दिग्गज कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह की जीत लगभग तय है। 206 सदस्यीय विधानसभा में विजेता को 52 वोट की जरूरत है। बीजेपी के पास इस समय 107 विधायक हैं। वो सिंधिया और सुमन सोलंकी को आसानी से राज्यसभा पहुंचा देगी। बीजेपी को 4 निर्दलीय, 2 बीएसपी और 1 एसपी के विधायक का भी समर्थन है। बीजेपी लोकतंत्र बचा रही है, पूरे देश की जनता और लोकतंत्र के जितने भी प्रहरी हैं भली बात जानती हैं कि किस प्रकार का खेल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए या लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के लिए किया हुआ है। इसका ताज़ा उदाहरण आपके सामने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और आज मणिपुर है। तो हम दुआ करते हैं कि बीजेपी को ये सुबुद्धि आए और वो लोकतंत्र की वाकई में रक्षा करे, ताकि देश का विश्वास लोकतंत्र बना रहे और यहाँ पर इसी प्रकार से और मजबूती। उनकी इच्छा है, वो जो चाहे कर सकते हैं। हम 2 जीत के लिए लड़ रहे हैं और दोनों सीटें जीतेंगे। कहीं ना कहीं चुनावी गणित गड़बड़ा है बीजेपी का अंतिम समय में, ये इस बारे में वही बताएंगे। 1977 में राज्यपाल विधायक बन के आया था। कसाना जी, कसाना जी माइक नीचे करना, कसाना जी क्लोज है। फॉर्म मिला है और उन्होंने कहा कि आपकी तरफ वोट देना। हम सच्चे कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस को वोट देते हैं। जो भी पार्टी ने तय करा पार्टी का हुक्म कराऊंगा। कहीं ना कहीं अंतिम समय पे गणित गड़बड़ाया बीजेपी। लखावत जी कह रहे हैं मैंने कह दिया है सभी विधायकों से मेरे वोट भी राजेंद्र जी को डाले जाएं। पढ़कर मिलेंगे भाजपा। क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है।
हमारे पक्ष में। चुनाव हो रहा है, 9 बजे से 4 बजे का समय दिया हुआ है, तो इसमें कोई बात नहीं है कि भाई हम लेट आए हैं, जल्दी समय है। अभी तो 11 बजे है। बता रहे कि रमेश मीणा जी को बस ही छोड़ करके आ गई, या अब रमेश मीणा ने बस छोड़ दी? नहीं, वो सामान आ गया था, पहले बस में आ गया था मैं। आखिर चल क्या रहा रमेश जी? क्या कुछ चल रहा है क्या अंदर? कुछ चल रहा है क्या रमेश जी? अभी कुछ नहीं चल रहा। राज्यसभा के चुनाव में दोनों सीटें हम जीतेंगे जी। तो वहीं आपको बता दें कि इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खान फोन पर हमारे साथ जुड़े हैं। रहमत, जिस प्रकार से इतने दिनों से जो राजनीतिक गलियारों में जो सियासी घमासान चल रहा था राज्यसभा की सीटों के लिए, और खासकर अगर राजस्थान की बात करें, यहां पर 10 जून से काफी कुछ देखने को मिला है और आज ऐसा लग रहा है कि उसका पटाक्षेप हो जाएगा और आज सभी विधायक बीजेपी कांग्रेस के वोट देने पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के जिन भी लोगों से बात हुई है वो पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी भी खैर अपने अपने दावे कर रही है। उनका कहना है कि ओंकार लखावत ने राजेंद्र गहलोत को वोट देने के लिए कह दिया है अपने सभी समर्थकों को। तो हम कह सकते हैं कि अगर राजस्थान में अगर राज्यसभा चुनावों की बात करें तो ओंकार लखावत को एक तरीके से डमी उम्मीदवार बनाया गया था ताकि कांग्रेस के खेमे में कुछ हलचल सी मचे। क्या कहेंगे रहमत? बिल्कुल उमंग, इस बात पूरी जो घटनाक्रम चला इसको मैं विस्तार से बताना चाहूंगा कि लगभग जिस प्रकार से आज लंबे समय से जो घटनाक्रम चल रहा था आज उसका अंतिम दिन है और आज सुबह 9 बजे से वोटिंग जो शुरू हो चुकी है, शाम को 4 बजे तक वोटिंग चलेगी। राज्यसभा की मतदान चल रहा है। तमाम मंत्रियों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम मंत्रियों ने, विधायकों ने वोट कर चुके हैं और शाम को 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। उसके बाद में जो है परिणाम घोषित होगा। अगर फिलहाल विधानसभा से बात करें तो विधानसभा की लाइव घटनाक्रम की बात करें तो लाइव के अनुसार जो है लगातार विधायक है वो तमाम अपना मतदान कर रहे हैं। पूरी जैसे गाड़ी अंदर घुसती है तो पूरा गाड़ी को सैनिटाइज किया जाता है। उसके अंदर में विधायकों को बड़ा जो कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है लाइनों में खड़ा रख के उनको जो है मतदान करना होता है। उसके लिए कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास कुल 124 विधायक अभी मौजूद है जो कांग्रेस के समर्थन में भी है, यानी कि माकपा के भी समर्थन जो है दावा कर रही है। उसी के साथ अगर माने, उसके अलावा अगर माने तो 122 विधायक यानी कि 13 निर्दलीय विधायक है और बसपा से आए हुए वो है आरएलडी के तमाम 122 विधायक। अगर माकपा को साथ में जोड़ा है तो 124 विधायक है। मास्टर भंवरलाल की तबीयत खराब है, इसके चलते वो ना आ सकेंगे। मास्टर भंवरलाल के समेत टोटल 125 विधायक होते हैं और जबकि भाजपा के पास 73 तो खुद के विधायक है और 72 तो खुद के विधायक और 3 विधायक आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी के उसके विधायक है, तो कुल 75 विधायक है। एक विधायक को जिताने के लिए 51 वोट चाहिए होते हैं और कांग्रेस के 2 उम्मीदवार है तो 102 वोट चाहिए होते हैं और उनके पास 123 से यानी 122 और 24 के बराबर जो संख्या का जो आंकड़ा है। और अगर बीजेपी के पास बात करें तो बीजेपी के पास राजेंद्र गहलोत को प्राथमिकता के तौर पर उनको वोट दिए जा रहे हैं कि 51 वोट उसको मिलेंगे, तो उसके बाद बचे वोट वो जो ओंकार सिंह लखावत को मिलेंगे। यानी कि बीजेपी ने जो अपना ओंकार सिंह लखावत को खड़ा किया है और तमाम बीजेपी नेताओं से हमारी जो न्यूज इंडिया की बातचीत हुई है उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो है, हालांकि हमको ये मालूम था कि बीजेपी ओंकार सिंह लखावत नहीं जीत पाएंगे, लेकिन डम्मी के तौर पर उनको खड़ा किया गया है। कुछ हलचल हो, कुछ राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी हो। हर बार ये होता था कि जो भी अगर जिसका आंकड़ा ज्यादा होता था उनको निर्वाचित किया जाता था। पिछली बार मनमोहन सिंह ने अपना राज्यसभा से यहाँ से भेजा गया तो उनको निर्वाचित किया गया था क्योंकि संख्या बल कांग्रेस पर ज्यादा थी। तो ये बात मानता है कि तमाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अपना वोट डालने के लिए पहुंच चुकी है और कांग्रेस के जो 6 एजेंट है, टोटल 6 एजेंट बनाए गए हैं पार्टी की तरफ से, उसी प्रकार बीजेपी के भी बनाए गए हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के सबसे पहले मतदान के जो एजेंट है, सबसे पहले पार्टी के एजेंट होते हैं, पार्टी के उम्मीदवार के एजेंट होते हैं। उसमें मुख्य सचेतक महेश जोशी, केसी वेणुगोपाल के और जो महेंद्र चौधरी उप मुख्य सचेतक वो जो नीरज जहांगीर के। और उसके बाद की मतदान की बात करें तो मतदान में ममता भूपेश, केसी वेणुगोपाल की जो एजेंट है और गोविंद सिंह डोटासरा नीरज जहांगीर के एजेंट है। मतगणना के दौरान जो है रघु शर्मा है वो है केसी वेणुगोपाल के एजेंट और प्रताप सिंह खाजरियावास नीरज जहांगीर के एजेंट है। यानी ये तमाम जो तमाम जो जिम्मेदारियां वो बांट दी गई है और 6 बसों में विधायकों को लाया गया। कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थित विधायकों को 6 बसों में जो विधानसभा लाया गया है। 105 विधायक बस से आए हैं और 16 विधायक
और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पायलट समेत तमाम 16 विधायक जो है अपनी अपनी निजी गाड़ियों से आए। इस दौरान इस बीच में रमेश मीणा सबसे लास्ट में पहुंचे। रमेश मीणा ने बयान दिया कि राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने ये बयान दिया कि राहुल गांधी को वापस से देश की जो जिम्मेदारी विपक्ष के रूप में उनको संभालने की जरूरत है, क्योंकि अभी देश में फिलहाल माहौल इस प्रकार का है, तमाम जो चीजें हैं और उसको लेकर के पार्टी जहां पर पूरे देश भर में डैमेज हो रही, तो राहुल गांधी को वापस से संभालना चाहिए। यानी कि रमेश मीणा के बयान से सीधी सीधी उनकी मंशा ये लग रही थी, उनके जो दिल की बात ये लग रही थी, राहुल गांधी वापस से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या कुछ राजस्थान के लिए बात करें, तो राजस्थान की अगर बात होगी तो वो हम बता देंगे, लेकिन फिलहाल राजस्थान की स्थितियां सामान्य हैं। और उन्होंने खरीद फरोख्त के तमाम सवाल पूछे गए, उन्होंने इस बात को साफ तौर पे नकार दिया गया। ये आज का घटनाक्रम, ये शाम को 4 बजे तक वोटिंग चलेगी। तमाम विधायकों ने सुबह 10 बजे तक 60 विधायकों ने अपना मतदान कर चुके थे और तमाम दूसरे विधायक लगातार जो है वोटिंग कर रहे हैं। और शाम को 4 बजे तक वोटिंग चलेगी। शाम को 6 बजे जो है परिणाम जो मतगणना होगी, 5 बजे मतगणना होगी। उसके बाद में परिणाम किसी भी वक्त जो है घोषित किया जा सकता है। फिलहाल बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है। तमाम विधायक आज जो विधायकों को जो लाने की उमंग जो स्थितियां थी, यानी कि बिल्कुल कड़ी सुरक्षा के बीच बस आ रही थी, उसके आगे सिक्योरिटी की दो गाड़ियां सिक्योरिटी की पीछे 2 गाड़ियां थी, एक बस के बीच में। बिल्कुल रहमत, ये तो रही विधायकों के आने जाने की बात। अब विधायक सभी वहां पर पहुंच चुके हैं और लगभग 100 से भी ज्यादा वहां पर वोट विधायक डाल चुके हैं। अगर हम बात करें यहाँ ओंकार सिंह लखावत की, जिन्होंने बिल्कुल अंतिम समय में सरेंडर कर दिया और उन्होंने सभी अपने समर्थकों को बोला कि भाई आप मेरे हिस्से का भी वोट आप राजेंद्र गहलोत के नाम पर आप डाल दें, तो क्या अगर हम बात करें ओंकार सिंह लखावत को खड़ा किया गया है बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस भी ये शुरू से कह रही थी कि बीजेपी को भी पता है कि वो सिर्फ एक ही सीट पर जीत सकती है, उसके बाद दूसरे उम्मीदवार को खड़ा करना नासमझी है, लेकिन उसके बाद भी दूसरे उम्मीदवार को खड़ा किया गया और नतीजा आज हम सब ने देखा है कि अंतिम समय पर उन्होंने सरेंडर किया। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ओंकार सिंह लखावत को खड़ा करके स्वयं बीजेपी ने कांग्रेस को एक तरीके से एकजुट कर दिया है? रहमत, बिल्कुल, यानी कि बीजेपी ने ये जो घटनाक्रम बीजेपी की तरफ से जब से ओंकार सिंह लखावत को उम्मीदवार बना गया, उसके बाद से कांग्रेस के खेमे में जो है हलचल पैदा शुरू हो गई थी, क्योंकि जब ओंकार सिंह लखावत को खड़ा कर दिया गया। बिल्कुल रहमत, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ लाइव इस समय हमारे संवाददाता नीरज शर्मा जुड़ चुके हैं और बीजेपी की ओर से उम्मीदवार राजेंद्र गहलोत भी उनके साथ है। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, राजेंद्र जी आपसे साथ हैं, जिस प्रकार से राजनीतिक हलकों में ये चर्चा थी और बहुत जोरों पर यह चर्चा थी। जी नीरज, जो है वो देखी है, बीजेपी ने एक तरफा वोट किया है क्योंकि पहली प्राथमिकता में भी राजेंद्र जी थे। राजेंद्र जी, पूरा जो सिनेरियो देखा आपने, चुनाव का किस रूप में देखा? आपकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है? मेरी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। खड़े कहे थे दूसरे जो प्रत्याशी, उन्होंने कहा कि मैंने अब अपील कर दी है कि मेरे वोट भी राजेंद्र जी को डाले। हम दोनों आपस में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है और वो हम हमेशा एक दूसरे से सहयोगी रहे हैं। पूरा से 2 बार विधायक चुन करके आए थे। अब मारवाड़ की राजनीति जो है वो धीरे धीरे हावी हो रही है। मुख्यमंत्री भी वहां से हैं, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भी वहीं से। मैं पश्चिमी राजस्थान की राजनीति पिछले 40 वर्षों से कर रहा हूँ और आज जो पश्चिमी राजस्थान में हमेशा संगठन का काम करता रहा हूँ, आगे भी हम काम करते रहेंगे। हमारी शीर्ष नेतृत्व करता है, संगठन तय करता है, वो विधायक वो बनाता है, उस बाद यदि पार्षद बनाना तो वो बना देता है और कहीं राज्यसभा में भेजना तो वो हमारी पार्टी तय करती है। उच्च सदन में राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? राजस्थान के विकास के लिए भरपूर पूरी कोशिश करेंगे। तो ये थे राजेंद्र सिंह गहलोत, जो कि राज्यसभा प्रत्याशी हैं। भाजपा की ओर से वोट कास्ट हो चुका है और उन्होंने राजस्थान की जनता के लिए बहुत कुछ करने की बात की है। आपको बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो कि जोधपुर से ही आते हैं। राजेंद्र गहलोत खुद जोधपुर से आते हैं और जिस सीट से अशोक गहलोत चुनाव लड़कर के आते हैं, उसी सरदारपुरा सीट से ये 2 बार पहले विधायक भी रह चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि भाजपा की ओर से जब ओंकार सिंह लखावत ने न्यूज इंडिया ने सबसे पहले बताया कि ओंकार सिंह लखावत अपने हथियार डाल चुके थे, वो ये बात कह चुके थे कि मैंने अपने वोट भी राजेंद्र जी को देने की अपील करी है। यानी स्थिति साफ हो गई थी कि अब बीजेपी के बस की बात नहीं है दूसरी सीट जिताना। ऐसे में एक सीट जो है उस पर बीजेपी की प्रबल दावेदारी है।
करीब 74-75 जो वोट हैं वो बीजेपी को इस एक सीट पर मिलते हुए जो नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत तमाम जो बीजेपी नेता हैं आज विधानसभा पहुंचे, अपना वोट कास्ट किया। और आपको बता दें, वसुंधरा राजे ने कई कांग्रेस के नेताओं से भी इस दौरान चर्चा जो है वोट कास्ट करने के दौरान की। लंबे समय बाद जो राजे हैं वो आज राजस्थान विधानसभा सदन में आई थी और लगातार जो विधायक हैं, विधायक अपने वोट कास्ट करके राजस्थान विधानसभा सदन से धीरे धीरे करके जो है बाहर आ रहे हैं। कई अलग अलग जो विधायक हैं वो यहाँ पर वोट कास्ट करके अपना बाहर आ रहे हैं और एक एक करके रूबरू हो रहे हैं। आपको बता दें, बीटीपी जो कि भारतीय ट्राइबल पार्टी है, उसकी ओर से भी जो विधायक हैं राजकुमार रोत और राम प्रसाद, उन्होंने दोनों ने ये कहा कि कुछ मांगे उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की थी और जब उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन जो है वो गहलोत ने दिया, महाराष्ट्र पैटर्न की बात कही, तब जाकर के उन्होंने समर्थन दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने उनसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं साधा, तो इसीलिए उन्होंने जो है पूरी तरीके से वोट जो है अपना वोट कांग्रेस के समर्थन में डाला है। वहीं बलवान पुनिया जो कि माकपा से आने वाले विधायक हैं, हमारी कुछ देर पहले उनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने भी ये बताया कि माकपा ने भी, चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माकपा पोलित ब्यूरो के जो प्रमुख हैं सीताराम येचुरी, उनसे भी निवेदन किया था और देश में सांप्रदायिकता की उन्होंने बात की, सांप्रदायिकता की माहौल जो है वो पनपने लगा है, इसलिए कांग्रेस उम्मीदवार के.सी. वेणुगोपाल को उन्होंने पहली प्राथमिकता के आधार पर वोट कास्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि इसी आधार पर जो है चुनाव के अंदर यहाँ पर वोट कास्ट हो रहे हैं। ज्यादातर जो वोट हैं वो कांग्रेस को पड़े हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है अब अपने दोनों सीटें निकालती हुई नजर आ रही है। इस वक्त बात करें तो वोट कास्ट की, तो एक अच्छा वोट कास्ट जो है वो यहाँ पर विधानसभा के अंदर हो चुका है। बताया जा रहा है करीब 140 से लेकर के 150 के बीच में जो वोट हैं अब तक पड़ चुके हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से मास्टर भंवरलाल मेघवाल जो कि मंत्री हैं लेकिन उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं आ सके, लेकिन बाकी जो विधायकगण हैं वो पहुंच गए। वाजिब अली जो कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे वो खुद विधानसभा आज पहुंच गए। राजेंद्र सिंह गुड़ा उन्होंने खुद ने पुष्टि करी कि उन्होंने आकर के अपना वोट कास्ट कर दिया है, यानी कि 124 वोटों की उम्मीद जो है अब कांग्रेस पार्टी को इस विधानसभा चुनाव के अंदर है। 51 सीटें, 51 जो मत हैं वो एक सीट पर जीत के लिए चाहिए। ऐसे में कांग्रेस के पास में पर्याप्त संख्या के अंदर जो है वोट यहाँ पर नजर आते हैं। तो कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट्स, चाहे नीरज दांगी की बात करें या के.सी. वेणुगोपाल की बात करें, दोनों के चेहरे पर आज मुस्कान है। अब वो उच्च सदन में रिप्रेजेंटेशन जो है वो राजस्थान से करने जा रहे हैं। तो राजस्थान के लिए भी एक अच्छी बात यह है कि जिस दल की सरकार प्रदेश में है उसके यदि 2 प्रतिनिधि रहेंगे, अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे। बलवान पुनिया जो माकपा के सदस्य हैं वोट कास्ट करके आए, फिर हमारे साथ जुड़ गए। बलवान जी, वोट कास्ट किया है, आपने कहा कांग्रेस को वोट किया है, क्या मुद्दे थे जिनके आधार पर कांग्रेस के साथ जुड़े? देश के संविधान को बचाने की बात को लेकर भाजपा के खिलाफ वोट किया। सिर्फ भाषण नहीं, वोट से हराने का काम किया। आज के वक्त की जरूरत थी, इसलिए वोट किया। बीटीपी ने कहा कि हमारी कुछ मांगे थी आदिवासी क्षेत्रों की, उसके आधार पर हमने मतदान किया। माकपा की, कामरेड की क्या मांग थी? भाई हमारे तो आज ही आंदोलन चल रहा है, बिजली के बिल माफ करने को लेकर के आंदोलन चल रहा है। वो मांगे सरकार से मनवा लेंगे हम, किसान की कर्ज मुक्ति की बात। पर ये राज्यसभा का वोट था ना, ये वोट भाजपा को रोकने के लिए, देश में उनकी बढ़ती हुई मैं ये कहता हूँ अधिनायकवादिता को रोकने के लिए हमने वोट किया। बीटीपी तो अपनी मांगे पहले यस करवा करके और फिर उसके बाद वोट डालने के, ऐसी कोई बार्गेनिंग कोई बात हमने की नहीं। बड़ी बात यह है कि राज्यसभा का उंचला सदन है, उसके लिए वोट बीटीपी अपनी जगह सही है। वो अपने क्षेत्र की क्षेत्रीय पार्टी है, हमारी नेशनल पार्टी है, तो नेशनल इश्यू पर हमने जल्दी मंत्रिमंडल में बताया जा रहा है रीशफल होगा। कोई माकपा ने ऐसी मांग भी रखी कि प्रतिनिधित्व दिया जाए माकपा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नीरज, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं। आपसे एक सवाल यहाँ पर था, जो माकपा के जो ये बलवान पूनिया जी जो सांसद यहाँ पर हैं, उनसे एक सवाल यह था, उन्होंने कहा कि बीजेपी को हमें रोकना है, किसानों की कर्ज माफी की ये बात कर रहे हैं, बिजली के बिल माफ करने की ये बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है राज्यसभा के चुनाव है, केंद्र सरकार से इनका यह सवाल था और उसको रोकने के लिए राज्यसभा में ये यहां पर कांग्रेस को वोट देने आए। लेकिन अगर हम संख्या बल की बात करें राज्यसभा में, तो वहां पर ऑलरेडी बीजेपी के संख्या बल काफी ज्यादा है और 19 सीटों पर यह मतदान होना है, जिनमें से 7 सीटें बीजेपी का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी का संख्या बल तो और बढ़ेगा। तो राज्यसभा में ये किस प्रकार से ये बीजेपी को रोक रहे हैं? और बिजली के बिल माफ की बात है, किसानों की कर्ज मुक्ति की बात है, तो वो तो राजस्थान के किसानों के लिए भी है। उनके लिए क्या कुछ मांगे इन्होंने राजस्थान सरकार से रखी है? देखिए, बलवान पुनिया का जो कहना है, उनका कहना यह है कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है
और राज्यसभा में भी वे झटका देना चाहते थे बीजेपी को। एक तरीके से सांकेतिक जो है उनका ये विरोध था, जो वोट जिस तरीके से डाला, एक तो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग था, दूसरा बीजेपी को मैसेज देना था कि जो हालात जो हैं देश में बन रहे हैं उस पर माकपा खुश नहीं है। यानी भाजपा की जो पॉलिटिक्स है, उसका जो वोट बैंक है या फिर उसके जो कार्य करने का जो प्रणाली है, उससे बीजेपी की विचारधारा मिसमैच करती है। इसी आधार पर उन्होंने अपना वोट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में किया है। यह संदेश देने की कोशिश की है। अब चाहे 1 सीट आए चाहे 10 आए, इससे इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। इनके ऊपर जो आलाकमान से निर्देश आया और इनकी विचारधारा जो मैच खाती है, उसके आधार पर इन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया। बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल सही बात है। चाहे 1 सीट आए या 2 आए या 3 आए, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जिस हिसाब से अगर हम बात करें इस समय राजस्थान की हम बात करें, जो पिछले 10 जून से जो पूरी बाड़ाबंदी का खेल चल रहा था राजस्थान में, एक सियासी घटनाक्रम चल रहा था, न सिर्फ बीजेपी ने बल्कि कई बुद्धिजीवियों ने भी ये सवाल उठाए थे कि एक तो पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में राजस्थान सरकार के सभी मंत्री होटल में हैं, खेल कूद का आनंद ले रहे हैं, संगीत का आनंद ले रहे हैं, कवि सम्मेलनों का आनंद ले रहे हैं, तो इस पूरी परिस्थिति को देखते हुए सवाल उठना लाजमी था। और यहाँ पर बिजली के बिल माफ, फिर से मैं अपने उस प्रश्न को दोहराता हूँ कि बिजली के बिल माफ और जो किसानों की कर्ज माफी की जो बातें हैं, इन्हीं 2 चीजों को लेकर राजस्थान में सरकार सत्ता में आई थी। मंच से बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन अगर हम यथास्थिति की बात करें तो उसको लेकर जितने भी निर्दलीय विधायक हैं या अन्य पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ मांग रखी होगी। तो उनको लेकर क्या कुछ अब आगे हो सकता है? क्योंकि अब इस राज्यसभा चुनाव के खेल का आज पटाक्षेप हो जाएगा। आगे क्या लगता है आपको, अब क्या रणनीति रहेगी राजस्थान सरकार की? देखिए, बीटीपी के विधायकों की बात करें या फिर माकपा के विधायकों की बात करें या बीटीपी के विधायकों की बात करें, सभी का ये कहना है कि हम अपनी मांगों को यथावत रखेंगे। इस वक्त जो है कांग्रेस का साथ यहाँ पर राजस्थान के अंदर दिया है, लेकिन जो मांगे हैं वो पार्टी की बदस्तूर जारी रहेंगी, पार्टी की विचारधारा वही रहेगी। किसानों का आंदोलन तो आज भी चल रहा है। सीधे तौर पर इनको कहना है बिजली का जो बिल है उसको माफ करने के लेकर हमारा आंदोलन चल रहा है, लेकिन समर्थन देना सीधे तौर पर उन्होंने मैसेज दिया केंद्र सरकार की रीति नीति के अप्रसन्न होकर के उन्होंने ये मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो सीधे तौर पर संकेत देने की कोशिश की है कि हमारा मताधिकार जो है वो अलग चीज़ है, इसके साथ ही हमारे जो आंदोलन है, हमारी विचारधारा है, वो अलग चीज़ है। तो उसके लिए लगातार मांगे रखते रहेंगे। बीटीपी ने तो यहाँ तक भी कह दिया है, अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, जो हमने मांगे रखी थी, जिसके लिए हमें आश्वासन दिया गया है, वो पूरी नहीं करी तो हम आगे आगामी दिनों में आंदोलन भी कर सकते हैं। सीधे तौर पर संकेत देने की यहाँ पर राजनीति की जा रही है। बिल्कुल नीरज, सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर राजनीति ही की जा रही है और जाहिर सी बात है, जब भी इस प्रकार का कोई मौका, भले ही कांग्रेस के खुद के विधायक हो या निर्दलीय जो समर्थन देते हैं या अन्य कोई विधायक जिनसे पार्टी समर्थन मांगती है, उन सभी लोगों के लिए एक ये शानदार अवसर होता है कि अपनी बातें पार्टी आला कमान से मनवाने का। ठीक है, पार्टी आश्वासन भी देती है और यही सब कुछ देखने को भी मिला होटल JW मैरियट में। जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ, पूरी की पूरी राजस्थान की कैबिनेट वहां पर मौजूद थी, मुख्यमंत्री से 1 to 1 सबकी बातचीत हो रही थी, सभी अपनी मांगे भी मनवा रहे थे। और ये बात खुद रमेश मीणा जी ने भी कही थी जब वो आखिरी टाइम पर वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने भी ये चीज कही थी कि हमारी कुछ समस्याएं थी जिन उनसे हमने अवगत करा दिया है पार्टी आला कमान को, मुख्यमंत्री को, उन समस्याओं पर हमारी बात हो गई है, आश्वासन हमें मिल चुका है, इसलिए हम आ गए। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि इस प्रकार के जो अवसर आते हैं वो इन सभी विधायकों के लिए सुनहरे अवसर से प्रतीत होते हैं। नीरज, देखिए, जहां तक रमेश मीणा की आपने उदाहरण दिया, रमेश मीणा ने अपनी बात पार्टी आला कमान तक पहुंचाने की बात कही है, उन्होंने मुख्यमंत्री की बात नहीं कही। यानी पार्टी आला कमान तक अपनी बात पहुंचाने का मतलब ये है कि जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, जब उन्होंने संपर्क किया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी समस्या को आला कमान तक पहुंचा है, यानी दिल्ली शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा है कि हमारी ये समस्या है, इसका समाधान नहीं हो रहा। जैसे कि अगर बात करें तो अप्रैल के अंदर पिछले साल जो एक बड़ा आंदोलन हुआ था SC ST का, और उसके अंदर बहुत सारे लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, भारत बंद का वो आंदोलन था। अभी तक वो मुद्दे जो हैं उस मुद्दे से सरकार ने अभी तक हाथ जो है वो आगे नहीं लिए हैं, क्योंकि लगातार रमेश मीणा ये मांग रखे थे कि जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाएं, तो मुकदमे अब तक वापस नहीं लिए गए। इसी तरीके से पिछली वसुंधरा सरकार के समय जो घोटाले हुए थे उसकी भ्रष्टाचार की जांच के लिए आयोग बिठाया गया था, बाद में उस आयोग को भंग कर दिया गया। लेकिन रमेश मीणा की ये मांग थी, विधानसभा में भी जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी जो है उसको अचानक वापस क्यों ले लिया।
तो ऐसे में इनकी बहुत सारी मांगे थी, पिछली बीजेपी सरकार को लेकर के भी इनकी मांगे थी, अपनी सरकार के समय जो SC ST पे मुकदमे दर्ज हुए उनको लेकर के भी मांगे थी। तो वो मांगे बदस्तूर जारी है। पार्टी आलाकमान ने आश्वासन दिया है। हालांकि आगामी दिनों में क्या रहता है इस राज्यसभा चुनाव के बाद में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो अशोक गहलोत जो हैं रणनीतिक रूप से काफी आगे निकलते नजर आते हैं। बिल्कुल नीरज, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल हो रहा है, हालांकि वक्त भी बहुत कम है, संक्षिप्त में आपसे हम जवाब चाहेंगे। वसुंधरा राजे भी आज काफी लंबे अरसे के बाद यहाँ पर दिखी और वो पूरा दृश्य हमने देखा था कि जैसे ही वसुंधरा राजे जी यहाँ पर पहुंची, सभी बीजेपी के जो विधायक थे वो उनको घेर के खड़े हो गए। उन्होंने कुछ कांग्रेस के लोगों से भी बात करी और कहा जा रहा है कि अब वापस से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में अब सक्रियता दिखाएंगे। क्या कहेंगे इस पर नीरज? देखिए, वसुंधरा राजे को लेकर के आपको बता दें कि एक तो जो बीजेपी का कैंप था उसमें कल वसुंधरा राजे की एंट्री हुई जी। दूसरा, भाजपा की ओर से जो प्रेस नोट जारी हुआ उसमें सबसे अंतिम पंक्ति में वसुंधरा राजे का नाम था, वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते। आप अंदाजा लगा सकते हैं पार्टी की आलाकमान जो है वो उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते ही यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो है वो विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेने दे रही हैं। संबोधन की भी बात है तो सतीश पूनिया का संबोधन हुआ, गुलाब चंद कटारिया जो कि नेता प्रतिपक्ष है उनका संबोधन हुआ, लेकिन वसुंधरा राजे का संबोधन इस कार्यक्रम के अंदर आयोजित नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि बीजेपी की जो आलाकमान है वो चाहती है वसुंधरा राजे अब केंद्र की राजनीति पर वापस से फोकस करें। पूर्व में भी वो केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, सीधे तौर पर संकेत देने की तो कोशिश है। लेकिन वसुंधरा राजे की बात करें तो शी इज वेरी हार्ड नट टू क्रैक। ये कहा जाता है कि काफी मुश्किल है उन्हें तोड़ना। वसुंधरा राजे जो हैं वो खुद चाहती हैं कि वो 2 बार तो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और अगली बार फिर से उनकी मजबूत दावेदारी रहे। ऐसे में वसुंधरा राजे और उनकी जो लॉबी है वो राजस्थान में मजबूती से अपने पाए जमाने के लिए फिर से कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व चाहता है वो केंद्र की राजनीति जो है उसमें अपना इंटरेस्ट जो है वो आगे बढ़ाएं, लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि जब चुनावी वर्ष आएगा उस वक्त क्या वसुंधरा राजे जो है वो केंद्र की राजनीति में अधिक सक्रिय होती हुई नजर आएंगी या राजस्थान से उनका जो एक लगाव है, एक जुड़ाव है, वो बरकरार रहेगा। बिल्कुल नीरज, आपने बिल्कुल सही कहा। आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कौन सी भूमिका यहाँ पर निभाती है और जाहिर सी बात है राजस्थान बीजेपी में भी उनकी कमी जरूर खल रही होगी। फिलहाल आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ पर घटित हो रहा था, होटल राजनीति चल रही थी, बाड़ाबंदी चल रही थी, तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे कांग्रेस के ऊपर, और आज उस पूरे सियासी घटनाक्रम का शाम 4 बजे पटाक्षेप हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कांग्रेस जिस प्रकार से पहले से दावा कर रही थी कि राजस्थान से 2 विधायक उसके राज्यसभा में जा रहे हैं, पूरी तरीके से कांग्रेस उस पर आश्वस्त है। और एंड टाइम पर ओंकार सिंह लखावत ने जिस प्रकार से सरेंडर किया तो उससे भी कांग्रेस को अपने उन दावों के हिसाब से बल मिला जिसमें उन्होंने कहा था कि जब पहले से पता था कि राजस्थान में सिर्फ 3 ही सीटें हैं और 2 कांग्रेस के पास है, 1 बीजेपी जीतेगी, तो चौथा डमी उम्मीदवार बिना वजह खड़ा किया गया। खैर, अब इन सभी बातों का शाम को 4 बजे पटाक्षेप हो जाएगा। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक ट्वीट कर यह दर्शा दिया है कि अब राजस्थान में गवर्नेंस की बात शुरू होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।